हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। आज साझेदारी लेखे के अंतर्गत साझेदारी आधारभूत सिद्धांत में हम देखेंगे साझेदारों के पूंजी संबंधी लेखे। पूंजी प्रत्येक व्यापार की आधारशिला होती है। बिना पूंजी के कोई भी व्यापार संभव नहीं है, चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा, एक बड़ी कंपनी हो या पान का ठेला हो, बिना पूंजी के कोई भी व्यापार करना संभव नहीं। तो आज हम साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजी खाते में क्या क्या आइटम हम लिखते हैं, पूंजी खाता कितने प्रकार से बनता है, इन सभी चीजों का हम डिटेल से अध्ययन आज करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। साझेदारों के पूंजी। व्यापार में पूंजी लगाने का कार्य मालिक का होता है। चूंकि साझेदारी में एक से अधिक मालिक होते हैं, इसलिए सब मिलकर व्यापार में पूंजी लगाते हैं। कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, यह उनके द्वारा आपसी समझौते से तय किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख में लिख लेना चाहिए। कभी कभी कोई साझेदार ऐसा भी हो सकता है जो बिना पूंजी के भी फर्म में साझेदार बना हो। साझेदारी की विशेषता में हम देखे थे कि साझेदारी के लिए पूंजी अनिवार्य नहीं है। किसी की योग्यता, किसी की ख्याति आदि का लाभ लेने के लिए हम उसे बिना पूंजी के भी साझेदार अपने फर्म में बना सकते हैं। लेखांकन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो स्वामी और व्यापार दोनों को पृथक पृथक माना गया है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए स्वामी जो भी लेन देन अपने व्यापार के साथ करता है, वह पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। उसकी एंट्री पूंजी खाते में हम करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, साझेदार जो पूंजी लगाता है वो केवल नगद पैसा ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पैसा ला के दे दिए वही पूंजी है। उसके अलावा, कैश के अलावा, वो संपत्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में व्यापार में कोई भी वस्तु अगर लाता है तो वह भी उसकी पूंजी ही मानी जाती है। ठीक है। तो पूंजी जब व्यापारी या साझेदार फर्म में लगाता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री कैसे होती है? क्या जनरल एंट्री होती है? जब कैश के रूप में, नगद धनराशि के रूप में जब पूंजी साझेदार लगाता है तो वहां हम एंट्री करते हैं। ठीक है, वहां हम एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट होता है। ठीक। अब जितने साझेदार हैं, मान लेते हैं ए है तो ए के पूंजी खाता से, बी है तो बी के पूंजी खाता से, सी है तो सी के पूंजी खाता से। मान लो इसने 10 लगाया, इसने भी 10 लगाया, इसने 20 लगाया, तो टोटल पूंजी हो गई 40। इस तरह से जब कैश में नगद धनराशि के रूप में साझेदार पूंजी लगाते हैं तो ये एंट्री होती है। कभी कभी, जैसा मैं बताया, कभी कभी साझेदार नगद में पूंजी न लगाकर संपत्ति के रूप में पूंजी लगाते हैं, तो उस केस में बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। जहां हम रोकड़ लिखे हैं वहां रोकड़ के स्थान पर संपत्ति खाता डेबिट हो जाता है। जिन लोगों ने संपत्ति लगाई है, मान लो किसी के पास ट्रक था, वो व्यापार में अपने ट्रक को लगा दिया कि भाई जो भी हम सामान लाना ले जाना करेंगे मेरे ट्रक से करेंगे, तो वो उसके पूंजी के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। तो संपत्ति खाता डेबिट, ए के पूंजी खाता से, बी के, सी के, जिसने भी लगाई है ना, जरूरी नहीं है तीनों लगाएं।
कभी कभी क्या होता है कि रोकड़ भी और संपत्ति भी दोनों चीजें लगाई जाती हैं। तो उस केस में हम नगद के लिए रोकड़ खाते को डेबिट कर देंगे, रोकड़ खाता डेबिट। ठीक, मान लेते हैं कि ए ने 10 रुपए नगद और 30 रुपए की संपत्ति लगाई व्यापार में, तो फिर यहां पर संपत्ति में नगद में 40 रुपए हो जाएगा और संपत्ति में 30 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री जब साझेदार पूंजी लगाते हैं तो इस तरह से प्रविष्टि हम करेंगे। ये तो हो गया पूंजी खाते की प्रविष्टि। पूंजी खाता होता क्या है? पूंजी खाता व्यापार के स्वामी से संबंधित लेन देन को दर्ज करने वाला खाता होता है, जिसमें साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ठीक है, साझेदारों को मिलने वाला पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन आदि के रूप में, और फर्म को होने वाले लाभ हानि में साझेदारों का हिस्सा, इनकी एंट्री पूंजी खाते के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, कभी कभी साझेदार व्यापार प्रारंभ करते समय या बाद में यह समझौता कर सकते हैं कि वो अपनी पूंजी स्थायी रखेंगे, फर्म के जीवन काल में अपनी पूंजी में वो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उस केस में, उस स्थिति में पूंजी खाता दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि पूंजी स्थायी रखनी है तो पूंजी में कोई चेंज नहीं करना है। पूंजी में चेंज नहीं करना है तो अगर हम उसमें ब्याज लिख दिए, वेतन कमीशन लिख दिए, तो उसका अमाउंट चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर बदलना नहीं है तो फिर क्या होगा? उस केस में ये जो पूंजी खाता है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो बनेगा स्थायी पूंजी खाता, इसमें हम पूंजी की एंट्री करेंगे। जब व्यापारी पूंजी लगाएगा उस समय एंट्री होगी, उसके बाद कोई एंट्री उसमें। ये दो प्रकार होते हैं पूंजी खाता बनाने के, दो प्रकार से पूंजी खाता बनता है। पहला कंडीशन है कि पूंजी स्थायी हो, उसमें कोई फेरबदल ना हो। तो फेरबदल ना हो तो फिर यहां हमको दो खाते बनाने पड़ते हैं। एक पूंजी खाता जिसमें हम पूंजी लिखेंगे, और दूसरा चालू खाता जिसमें हम बाकी सारे कार्य करेंगे। और इस विधि में जब परिवर्तनशील पूंजी खाता प्रयोग में लाया जाता है तो यहां केवल एक खाता, पूंजी खाता ही हम खोलते हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, बदलते रहता है, चेंज होता है, स्थायी नहीं रहता। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर साझेदार स्थायी पूंजी पद्धति को अपनाते हैं तो दो खाते बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर वो परिवर्तनशील पूंजी खाता अपनाते हैं तो वहां केवल एक ही खाता बनेगा, पूंजी खाता, और सारे कार्य हमको उस पूंजी खाते में ही करने होंगे। क्लियर है? अब फिर से हम देखते हैं, अब फिर से देखिएगा, पूंजी खाता जब पहली विधि से हम बनाते हैं, स्थायी विधि में तो दो खाते बनेंगे, तो उसमें पूंजी खाता जो बनेगा, है ना, पूंजी खाते के दो भाग होते हैं, एक डेबिट भाग और दूसरा क्रेडिट। दो पक्ष हो गए। अब इसमें ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया और एक पर्टिकुलर विवरण का कॉलम हो जाता है ना, ये विवरण और ये राशि, ये विवरण और ये राशि, ये चार कॉलम हो गए। डेबिट साइड भी दो और क्रेडिट साइड भी दो। अब इसमें जब पूंजी लगाई जाती है साझेदारों द्वारा जब पूंजी लगाई गई तो हमने क्या एंट्री की थी? बताइए, क्या एंट्री हुई थी? रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से। ठीक है, अब यहां पर जैसा कि हमें मालूम है कि साझेदारों की संख्या एक से अधिक होगी, तो ये जो राशि लिखने का कॉलम है ये हमको जितने साझेदार हैं उन सबके लिए बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो हमने दो साझेदार हैं तो ए और
बी। दो साझेदार हैं तो हम राशि का 2 कॉलम बनाएंगे। अगर 3 साझेदार होंगे तो राशि के 3 कॉलम बनेंगे। क्लियर है? अब हमने जनरल एंट्री की थी रोकड़ खाता डेबिट ए के पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता से। ठीक है, तो रोकड़ खाता क्योंकि डेबिट हुआ था और पूंजी खाता क्रेडिट हुआ था। जनरल एंट्री से खतौनी करने का नियम क्या कहता है? हम जो खाता खोल रहे हैं, हम पूंजी खाता खोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पूंजी खाता खोल रहे हैं तो जनरल एंट्री में पूंजी खाता क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। पूंजी खाता क्रेडिट हुआ था तो पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? डेबिट होने वाले खाते का नाम। डेबिट कौन सा खाता हुआ था? रोकड़ खाता। तो पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में रोकड़ खाता लिखेंगे। और मान लो कि इसने 100 रुपए लगाया, इसने 200 रुपए लगाया, तो वो अमाउंट यहां पर लिख दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, ये स्थायी है, इसमें अब हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इस तरफ क्या करेंगे? साल के अंत में शेष ले जाया गया। ठीक है, और वही अमाउंट यहां भी लिख देंगे। ये टोटल कर दिया हमने, दोनों तरफ का टोटल बराबर हो गया। अब अगले डेट में, अगली तारीख को जब खाते प्रारंभ होंगे तो वही अमाउंट जो यहां शेष ले जाया गया था वो यहां पर शेष लाया गया होगा, 100 रुपए और 200 रुपए। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहले साल जितना अमाउंट था वही अमाउंट दूसरे साल है, वही अमाउंट तीसरे साल, वही अमाउंट 10वें साल, वही अमाउंट 17वें साल, वही अमाउंट 25वें साल, जब तक फर्म चलेगी। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। स्थायी है तो इसको स्थायी विधि से जब पूंजी खाता बनता है तो हम पूंजी खाते में कोई एंट्री नहीं करते हैं, केवल व्यापार प्रारंभ करते समय लगाई गई धनराशि और बाद में अगर अतिरिक्त कोई पैसा और लगाता है पूंजी के रूप में तो उसकी एंट्री होगी, बाकी कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। अब क्या करेंगे? कोई एंट्री नहीं होगी तो बाकी जो कार्य है, भाई साझेदार तो पूंजी पर ब्याज लेगा अगर समझौता है तो, अगर कोई काम कर रहा है तो अपने काम के बदले में वेतन लेगा अगर उन्होंने समझौता किया है तो, फर्म से होने वाले लाभ हानि में भी उनको हिस्सा चाहिए। तो वो सारी एंट्री कहां होगी? उन सारी एंट्रियों को करने के लिए हम एक और खाता बनाएंगे। पूंजी खाता तो हमने बनाया ही, एक खाता और बनाएंगे। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चालू खाता या चल खाता, करंट अकाउंट। 2 खाते बनेंगे, पूंजी खाता अलग और चालू खाता अलग। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी प्रारूप सेम रहेगा, विवरण और जितने साझेदार हैं सबकी राशि लिखने के लिए अलग अलग कॉलम। अगर 5 है तो ये वाला कॉलम 5 बार बनाना पड़ेगा, 5 कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी डी ई, फिर इधर भी ए बी सी डी ई। अब यहां पर इस चालू खाते में हमें क्या लिखना है? तो चालू खाते में पूंजी को छोड़कर, जो व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ करते समय पूंजी लगाई है उस पूंजी को छोड़कर शेष सारी एंट्री हम इसमें करेंगे। जैसे कि पूंजी पर ब्याज, जनरल एंट्री हुई थी। जनरल एंट्री क्या हुई थी? पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से। तो साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता है ना, चालू खाता हम खोल रहे हैं तो चालू खाता क्रेडिट हुआ था, चालू खाता क्रेडिट हुआ तो चालू खाते के क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट होगा वो हम पूंजी पर ब्याज का लिखेंगे। फिर वेतन खाता, मान लो वेतन देते हैं तो वेतन मान लो ए का है तो ए के में। कमीशन खाता, जरूरी नहीं है सब में प्रश्न में आए, जिस प्रश्न में रहेगा उसमें मान लो बी का है तो बी के में लिखेंगे। ठीक है। आहरण, जो पैसा ये निकालेंगे वो आहरण खाते में आएगा, डेबिट साइड लिखेंगे। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज की राशि जितनी होगी वो हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है। अब और भी अगर कोई समायोजन प्रश्न में दिया है तो वो समायोजन हम करेंगे, और अगर कोई समायोजन नहीं दिया है,
कोई समायोजन नहीं दिया है, तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, लाभ हानि निकालेंगे, है ना। जो भी लाभ हानि नियोजन खाता बनाते समय निकाले थे और साझेदारों में बांटे थे, उसकी राशि हम यहां पर लिखेंगे। मान लो लाभ हुआ था तो क्रेडिट साइड में, और अगर हानि हो गई, ये तो लाभ का अमाउंट हो गया, और अगर हानि हो गई तो वो है ना लाभ हानि नियोजन खाता, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, हानि होने पर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दिन और रात एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, दिन भी और रात भी ये एक साथ संभव नहीं है। इसी तरह से लाभ भी और हानि भी ये एक साथ संभव नहीं है, या तो लाभ होगा या हानि होगा। धूप और बारिश एक साथ हो सकती है, पर लाभ हानि एक साथ नहीं हो सकती। क्लियर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हम एंट्री किए हैं, ये एंट्री पहला साल है, व्यापार का पहला साल है, इसलिए यहां पर कोई बैलेंस आपको दिखाई नहीं दिया। अगर इसके बाद अगले साल, है ना, अगले साल हम जनरल एंट्री करेंगे, तो जनरल एंट्री होने के बाद ये जब खाता खुलेगा तो उस समय इसमें बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। चालू खाते में क्रेडिट शेष भी हो सकता है और डेबिट शेष भी हो सकता है, पर स्थायी पूंजी खाता जब बनता है या पूंजी खाते की जब हम बात करते हैं तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। यहां पर हम डेबिट या क्रेडिट कोई भी शेष देख सकते हैं या हमको मिल सकता है। अगर उसने जितना पैसा पाया है उससे ज्यादा अगर वो निकाल के ले गया, आहरण कर लिया, भाई 20 रुपया उसने कमाया और 30 रुपया पैसा निकाल लिया, तो उसका कम हो गया ना, माइनस में चला गया ना, तो इसलिए वो डेबिट की ओर राशि अधिक दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि पूंजी तो छेड़ना नहीं है, पूंजी से निकालेगा नहीं वो, तो यहां पर डेबिट तरफ की अमाउंट की राशि उसकी अधिक दिखेगी और इस तरफ का अमाउंट कम दिखाई देगा, तो उस केस में डेबिट शेष हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चालू खाते में डेबिट और क्रेडिट कोई भी शेष हो सकता है। जब हम अगले बार फिर अगले साल लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, शेष लाया गया करके लिखेंगे। हो सकता है किसी का डेबिट हो और किसी का क्रेडिट हो। ठीक, तो जिसका डेबिट है उसके डेबिट साइड में, जिसका क्रेडिट है उसके क्रेडिट साइड में। यहां मत बोलिएगा कि दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता, यहां हो सकता है। मान लो ए ने ज्यादा पैसा निकाल लिया है तो ए का डेबिट शेष हो गया, और बी ने नहीं निकाला है, आहरण उसके कम है, तो उसका क्रेडिट शेष। तो दोनों तरफ शेष आ सकता है। यहां दिन रात का सिस्टम लागू नहीं करना है, दिन रात का सिस्टम लागू करना है लाभ और हानि में। और इसको समझने का एक और अच्छा उपाय, जितनी राशियां इसके क्रेडिट साइड में हमने लिखी है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा, तो हम इनके खाते में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं। तो जो पैसा साझेदारों को मिलता है, जो पैसा साझेदारों को मिलता है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो पैसा साझेदारों से हमको लेना है, हम लेंगे, वो हम इसके डेबिट साइड में लिखते हैं। चालू खाते में भी और पूंजी खाते में भी यही नियम लागू होगा। क्लियर है। अब ये तो हो गया उस कंडीशन में जब पूंजी स्थायी होगी। अगर पूंजी परिवर्तनशील है, मतलब उन्होंने कोई टर्म नहीं रखा है, कोई शर्त नहीं रखी कि पूंजी को हम स्थायी रखेंगे, कुछ नहीं, तो उसका मतलब है कि पूंजी परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव हो सकता है, और उस केस में केवल एक खाता बनेगा। कौन सा खाता, पूंजी खाता। कौन सा खाता, पूंजी खाता। केवल एक खाता बनेगा दूसरे केस में, दूसरी स्थिति में, परिवर्तनशील पूंजी विधि में। ठीक है, केवल एक खाता, पूंजी खाता, और उसी पूंजी खाते में हम सारी एंट्रियां करेंगे। कैसे होगा, तो सबसे पहले यहां ऊपर में, है ना, यहां पर हम ऊपर में लिख देंगे शेष लाया गया और उन दोनों की पूंजी। अगर व्यापार पहला साल है, इसी साल से शुरू कर रहे हैं व्यापार, तो कोई बैलेंस नहीं मिलेगा। उस केस में यहां क्या मिलेगा, रोकड़।
रोकड़ खाता को, ठीक, और यहां लिख दिए। बाकी सारा सब चीज सेम रहेगा, बाकी सारा सब चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि इसी को जब हम स्थायी विधि से बनाते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। एक रोकड़ वाला काम हो गया पूंजी खाते में, और बाकी शेष काम हो गए चालू खाते में। तो दोस्तों यह है हमारा पूंजी खाता कैसे बनता है। तो दो विधियां हैं, स्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि। स्थायी विधि में दो खाते बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और परिवर्तनशील विधि में केवल एक खाता बनेगा, पूंजी खाता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और क्या ये कहीं आपके अकाउंट सॉल्व करने में कहीं हेल्पफुल है। अगर है तो आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आज पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए या हमारे और अन्य वीडियो को पहुंचाने के लिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।